हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। बायो के वन शॉट सीरीज में हम बात करने वाले हैं अपने अगले चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, और इसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन देख रहे होंगे। साथ ही साथ पिछले 10 सालों में आए हुए नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम देख रहे होंगे। ये वीडियो बोर्ड और नीट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी ही है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम दो चीज़ें देख रहे होंगे, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी को देख रहे होंगे इस चैप्टर की, और दूसरा 10 इयर्स पीवाईक्यू देख रहे होंगे नीट के। तो दो पोर्शंस कवर होंगे जो हमारे बोर्ड और नीट दोनों एग्जाम के लिए इसेंशियल है। तो शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेनली जो इवेंट हमें देखने हैं वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट कैसे बनते हैं इनको देखते हैं, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके साथ गैमेट ट्रांसफ़र देखते हैं जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुंचता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है यानी फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है, और इसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जिसमें हम जाइगोट के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसका इम्प्लांटेशन देखते हैं, जेस्टेशन पीरियड देखते हैं यानी ग्रोइंग ऑफ एम्ब्रियो फेज देखते हैं, और लास्ट में देखते हैं पार्चुरेशन। एनसीईआरटी की रीडिंग की बात करें तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करते हुए इन्होंने बताया है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बारे में यानी गैमेटोजेनेसिस, जो कि स्पर्म होता है इन केस ऑफ मेल एंड ओवम होता है इन केस ऑफ फीमेल। इसके बाद देखते हैं ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जिसको इंसेमिनेशन बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट यानी मेल गैमेट फ्यूज कर जाता है फीमेल गैमेट के साथ जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद जाइगोट माइटोसिस करता है और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है, और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन के वॉल पे जाके अटैच हो जाती है जिसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अटैचमेंट के बाद डिवीजन होता है और ये इम्ब्रियो डेवलप होता है, और इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के पीरियड को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, और फाइनली डिलीवरी ऑफ द बेबी हो जाता है जिसको पार्चुरेशन कहते हैं। अब कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड मैन में भी कंटिन्यू रहता है, जबकि ओवम का फॉर्मेशन सीज कर जाता है वीमेन के अंदर अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, यानी 50 ईयर्स के एज के बाद फीमेल्स ओवम का फॉर्मेशन यानी एक सेल का फॉर्मेशन नहीं करती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाती है। अब बात करते हैं पहली हेडिंग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख रहे होंगे, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या क्या मिलके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, और उसके अलावा मेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन। ये लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में, और इसके अंदर इंक्लूडेड है पेयर ऑफ टेस्टिस यानी टेस्टिस कितने होते हैं 2। इसके साथ एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, और साथ ही साथ एक्सटर्नल जेनिटिलिया पेनिस होता है। बात करते हैं टेस्टिस की, तो टेस्टिस बॉडी से आउटसाइड सिचुएटेड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में। ये बॉडी से आउटसाइड क्यों है? क्योंकि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, और ये लो टेम्परेचर बॉडी के इनसाइड नहीं मिल सकता है, बॉडी के बाहर मिलता है, इसलिए जो टेस्टिस है बॉडी से बाहर सिचुएटेड होता है। तो कितना टेम्परेचर कम होता है? लगभग 2 से 2.5 यानी 2.5 डिग्री के अप्रॉक्स टेम्परेचर कम होता है बॉडी टेम्परेचर से, जो नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे ये देखना है कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है, जो इतने टेम्परेचर है ये कम होते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, और ये नेसेसरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस के शेप की बात करें तो ओवल इन शेप होता है। साइज की बात करें तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। अब एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। यानी ये एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर अगर है तो इसके अंदर ऐसे वाले स्ट्रक्चर जो है 250 होते हैं, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, जैसे ये एक टेस्टिस है, ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके की सेल होती हैं, एक होती है सर्टोली सेल और दूसरी होती है मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल जो है यही स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। तो आगे देखते हैं ये कैसे होता है।
ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी ये जो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इसमें हर एक के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो इनसाइड लाइनिंग है वो दो तरीके की सेल से होती है। पहले तरीके की सेल है मेल जर्म सेल, इसका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे तरीके की सेल जो होती है उसको कहते हैं सर्टोली सेल, जो नरिशमेंट का काम करती है। अब मेल जर्म सेल का फंक्शन देखते हैं। मेल जर्म सेल मियोसिस करती है। हमें पता है जब भी गैमेट का फॉर्मेशन करना होता है मियोसिस होती है और स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, जबकि सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जर्म सेल को। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के बाहर का जो रीजन होता है उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल होती हैं उनको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। इनका दूसरा नाम होता है लेडिक सेल। अब क्या है लेडिक सेल का फंक्शन? लेडिक सेल सिंथेसिस करती है और सिक्रिएट करती है टेस्टिकुलर हार्मोन, यानी टेस्टिस में बनने वाले हार्मोन, जिसका नाम होता है एंड्रोजन, और मेल एंड्रोजन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस में पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ मेल लिबिडो कैरेक्टर यानी मेलनेस को कॉज करता है। ये क्वेश्चन नीट 2020 में आ चुका है। बात करते हैं एसेसरी सेक्स डक्ट्स की। तो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होते हैं रेटे टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसेस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो कि टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होता है ओपन होता है वासा इफ्रेंसिया में थ्रू रेटे टेस्टिस में। मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल सबसे पहले ओपन होगा कहाँ? रेटे टेस्टिस, फिर ओपन होगा वासा इफ्रेंसिया में। इसको याद रखना है क्योंकि स्पर्म का पाथवे 2 बार पूछा जा चुका है, 2016 में और 2019 में। तो स्पर्म आएगा सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद ये फिर आता है वासा इफ्रेंसिया में। फिर देखते हैं द वासा इफ्रेंसिया लीव्स द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडिडाइमिस। वासा इफ्रेंसिया फिर कहाँ ओपन होती है? एपिडिडाइमिस में, और एपिडिडाइमिस ओपन हो जाता है वासा डिफरेंसेस में। तो ये स्पर्म का पाथवे होता है जो 2 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो वासा डिफरेंसेस है ये असेंड करता है एब्डोमेन में और लूप बनाता है किसके ऊपर? यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो वास डिफरेंसेस होता है ये एक डक्ट रिसीव करता है सेमाइनल वेसिकल से और यूरेथ्रा के अंदर ओपन हो जाता है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। मतलब यही डक्ट है जो स्पर्म को अपने अंदर स्टोर करती है और जब नीड होती है तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर ट्रांसफर कर देती है। अब यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो हमें पता है यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द पेनिस, और जो इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसका नाम है यूरेथ्रल मीटस। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट, ये नीट 2023 में आ चुका है। बात करते हैं पेनिस की। तो पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। सबको पता है ये एक स्पेशल टिश्यू का बना होता है जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं जिससे इंसेमिनेशन प्रॉपरली हो पाए। जो पेनिस का इनलार्ज एंड होता है उसको हम ग्लांस पेनिस कहते हैं, जो एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन यानी फोर स्किन से कवर रहता है। बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड करती है अ पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल। मतलब सेमाइनल वेसिकल कितने होते हैं? 2 इन नंबर। इसके साथ एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके अलावा 2 यानी कि एक पेयर होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रेशन जो होता है वो सेमाइनल प्लाज्मा कहलाता है। मतलब सभी ग्लैंड से जो लिक्विड सिक्रीट हो रहा होगा अगर उसको मिला के कहें तो सेमाइनल प्लाज्मा कहते हैं। अब इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज, इसके साथ कैल्शियम होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन है ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। किस लुब्रिकेशन की बात कर रहे हैं? जब पेनिस के अंदर से यूरेथ्रा के थ्रू स्पर्म ट्रांसफर होगा तो यूरेथ्रा की जो लाइनिंग है उसके अंदर लुब्रिकेशन का काम करता है कौन? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये नीट 2020 में पूछा जा चुका है। बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किससे किससे मिलकर बना हुआ रहता है? तो इसमें होता है पेयर ऑफ ओवरीज यानी 2 ओवरी होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट यानी 2 फैलोपियन ट्यूब होते हैं। इसके साथ होता है यूटेरस जिसका नंबर 1 होता है, सर्विक्स एक होता है वजाइना, और कुछ होते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसके अंदर आते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस। ये लोकेटेड होता है पेल्विक रीजन में। हम जानते हैं जो भी हमारे जेनेटल ऑर्गन हैं ये पेल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। दीज
पार्ट ऑफ द सिस्टम along with a pair of mammary gland integrated structurally and functionally। मतलब क्या है कि ये जो भी आप देख रहे हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ये फंक्शन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज इंटीग्रेटेड हो जाती हैं मेमोरी ग्लैंड से और सपोर्ट कर रही होती हैं प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। यानी ये दोनों आपस में मिल के इतने प्रोसेस को, ओवल्यूशन के, फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी के और बर्थ के प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही होती हैं। अब ओवरी को ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बता रहे हैं। बेटा जो भी सेक्स ऑर्गन्स गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी, उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और ये जो ओवरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमेट यानी ओवम, और इसके साथ साथ सेवरल स्टेरॉयडल हार्मोन जिनको हम ओवेरियन हार्मोन कहते हैं। ओवरी से जो हार्मोन निकल रहे होंगे उनको हम ओवेरियन हार्मोन कहेंगे, और ये होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओवरी की लोकेशन की बात करें, ओवरी कहाँ लोकेटेड होती है, तो ओवरी होती है ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, और ओवरी की जो साइज है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। ओवरी के स्ट्रक्चर की बात करें तो समझाते हैं। कुछ यहाँ पे होती है ओवरी जो आइदर साइड है लोअर एब्डोमेन के, एक इधर है एक इधर है। इसके अलावा इसकी जो साइज है 2 to 4 सेंटीमीटर है। ये पेल्विक वॉल और यूटेरस, ये है यूटेरस और इसके पास होगा पेल्विक वॉल, दोनों से कनेक्टेड रहती है किससे, लिगामेंट से। ओवरी कवर रहती है एक इपिथीलियम से, ये इपिथीलियम है जिससे ओवरी कवर रहेगी, और इसके अंदर का जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। हम जानते हैं पूरे बायो में कोई भी ऑर्गन हो वो 2 रीजन में डिवाइडेड होता है, जिसमें बाहर होता है कॉर्टेक्स और अंदर के साइड होता है मेड्यूला। बात करते हैं ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब की। इसके साथ यूटेरस जो एक है और वजाइना जो एक है कंस्टिट्यूट करती है यानी बनाती है फीमेल एसेसरी डक्ट्स। अब फैलोपियन ट्यूब की लेंथ की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी, ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कौन, फैलोपियन ट्यूब, जो एक्सटेंड करती है फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू यूटेरस। ये ओवरी है, ओवरी की पेरिफेरी से स्टार्ट होती है कहाँ तक, ये यूटेरस है यहाँ तक, तो ये पूरा का पूरा ओवरी होता है। कितने ओवरी होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो एक्सटेंड होता है ओवरी के पेरिफेरल पार्ट से लेके यूटेरस के पास तक। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप्ड इनफंडिबुलम। ये जो फनल शेप का बना हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम। इसके पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होते हैं जिसको हम कहते हैं फिम्ब्री, और ये फिम्ब्री ओवम को कलेक्ट करते हैं जब ओवरी से ओवल्यूशन होता है, यानी यहाँ से जो ओवम निकलेगा उसको यही फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कलेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ले लेते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर पार्ट जिसको हम कहते हैं एम्पुला। याद करने का तरीका है, फूला फूला क्या होता है, एम्पुला, फूला फूला एम्पुला, यानी पूरे फैलोपियन ट्यूब में जो फूला हुआ पार्ट है, जो वाइडर पार्ट है, उसका नाम होता है एम्पुला, और यहाँ पे कुछ होता है इस्थमस जंक्शन। ये तीनों रीजन्स मिलके बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसके अलावा ये होता है सर्विक्स, ये होता है सर्वाइकल कैनाल, ये होता है वजाइना। सर्वाइकल कैनाल और वजाइना आपस में मिलके बनाते हैं बर्थ कैनाल। ये यूटेरस है और यूटेरस की अपनी लाइनिंग होती है, सबसे अंदर जो होती है उसको कहते हैं मायोमेट्रियम, बीच की लाइनिंग को कहते हैं, सबसे अंदर जो होती है उसको कहते हैं इंडोमेट्रियम, बीच की लाइनिंग को कहते हैं मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर जो होती है उसको कहते हैं पेरीमेट्रियम। तो जो वाइडर पार्ट है उसका नाम है एम्पुला, और लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट यानी लास्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब जिसको हम इस्थमस कहते हैं, ये नैरो ल्यूमेन वाली होती है और ज्वाइन करती है यूटेरस से। जो इस्थमस है इसका ल्यूमेन नैरो होता है और ये ज्वाइंट हो जाती है यूटेरस के पास। अब बात करते हैं यूटेरस की। अब यहाँ पे याद करने वाली बात यह है कि यूटेरस का दूसरा नाम वॉर्म होता है। यूटेरस को हम वॉर्म भी कह सकते हैं। और यूटेरस की शेप की बात करें तो इन्वर्टेड पियर लाइक शेप होता है इसका। यूटेरस ओपन होता है वजाइना में थ्रू नैरो सर्विक्स। यूटेरस की ओपनिंग वेजाइना में होती है सर्विक्स के द्वारा, और द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल, और सर्विक्स की कैविटी को हम सर्विकल कैनाल कहते हैं, जो वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है। और ये नीट 2023 में पूछा जा चुका है।
यानी यूटेरस ओपन होता है वजाइना में किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, और सर्विक्स की जो कैविटी है उसको कहते हैं सर्वाइकल कैनाल, और सर्विकल कैनाल वजाइना के साथ मिलकर बनाती है बर्थ कैनाल, मतलब यहीं से बर्थ होता है। बात करते हैं वॉल ऑफ यूटेरस की, तो वॉल ऑफ यूटेरस में 3 लेयर होती है। जो सबसे बाहर है थिन मेम्ब्रेनस होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली स्मूथ मसल की बनी होती है जिसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और इनर लेयर जो कि ग्लैंडुलर लेयर होती है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, जो यूटेरस की कैविटी को लाइन करती है। इंडोमेट्रियम के अंदर ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही होती है। और बात करें मायोमेट्रियम की, तो मायोमेट्रियम ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन सपोर्ट करती है जब डिलीवरी ऑफ बेबी हो रहा होता है, क्योंकि मायोमेट्रियम पे ही हार्मोन ऑक्सीटोसिन वर्क कर रहा होता है। फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस होते हैं। मॉन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू होते हैं जो स्किन और प्यूबिक हेयर से कवर होते हैं। बात करें लेबिया मेजोरा की, तो ये फ्लैसी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, और लेबिया माइनोरा पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। तो यहाँ पे चेंज किया जाता है पेयर्ड फोल्ड और फ्लैसी फोल्ड में, इसको आप याद रखेंगे। जो लेबिया मेजोरा होता है वो एक्सटेंड करता है डाउन फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, मतलब मॉन्स प्यूबिस से शुरू होकर नीचे तक आता है, जो वजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है। वहीं लेबिया माइनोरा लेबिया मेजोरा के अंदर होता है। जो वजाइना की ओपनिंग है वो पार्शली कवर होती है एक मेम्ब्रेन से जिसका नाम होता है हाइमेन। क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पे होता है 2 लेबिया माइनोरा के। इसके बाद ये जो है लेबियम क्लाइटोरिस ये यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे होता है। अब हम जानते हैं हाइमन टर्न होती है ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस यानी पहले इंटरकोर्स में, लेकिन इसके अलावा भी ये ब्रेक डाउन हो सकती है जैसे कि सडन फॉल या जॉल्ट या फिर हार्स राइडिंग या साइकिलिंग के केस में। बात करते हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ऑल फीमेल मेल की। मेमोरी ग्लैंड तो मेल में भी पाई जाती है, लेकिन बात कर रहे हैं फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड की, और फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड केवल फीमेल में ही पाई जाती है। अब मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम ब्रेस्ट भी कहते हैं, और ये कंटेन करती है, मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। मेमोरी ग्लैंड के अंदर कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, मेमोरी ग्लैंड के अंदर होता है ग्लैंडुलर टिश्यू, और इसके साथ होता है वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट जो सब में वेरी कर रहा होता है। इस ग्लैंडुलर टिश्यू के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब होते हैं, मतलब ये ग्लैंडुलर टिश्यू जो है 15 से 20 मेमोरी लोब के अंदर डिवाइडेड होता है, और इस 15 से 20 मेमोरी लोब में क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ही वो सेल है जो मिल्क का सिक्रेशन करती हैं, और ये जो मिल्क सिक्रीट होता है ये एल्वियोलाई के कैविटी यानी ल्यूमेन में इकट्ठा हो रहा होता है। अब ये एल्वियोलाई ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, और कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। कई सारे मेमोरी डक्ट आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं वाइडर मेमोरी एम्पुला, और वाइडर मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड हो जाती है लैक्टिफेरस डक्ट से, जिससे मिल्क सक्ड आउट होता है। यानी कि अगर इसके अरेंजमेंट की बात करें तो हम देख रहे होंगे सबसे पहले 15 से 20 मेमोरी लोब, जिसके अंदर एल्वियोलाई होती है और ये मिल्क का सिक्रेशन करती हैं। एल्वियोलाई ओपन होती है, इसके अंदर की जो एल्वियोलाई है ये ओपन होती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। इसको आप नोट करते रहना, ये पाथवे आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये अभी पूछा नहीं गया है। और मेमोरी ट्यूब्यूल्स कई सारे आपस में ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट कई सारे ज्वाइन होकर बनाते हैं मेमोरी एम्पुला।
और यही मेमोरी एम्पुला लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड हो जाता है। और लैक्टिफेरस डक्ट से कनेक्टेड होने के बाद ये पूरा बनाता है निप्पल, जिससे मिल्क बाहर निकलता है। यानी इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 15 से 20 क्या होंगे, ये 15 से 20 होते हैं मेमोरी लोब, और इसी के अंदर की जो सेल है इसको कहते हैं एल्वियोलाई। ये आपस में ज्वाइन करके बनाती है मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और कई सारे मेमोरी ट्यूब्यूल्स ये वाले ज्वाइन करके बनाते हैं मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट बनाते हैं मेमोरी एम्पुला, जो कि मिलता है लैक्टिफेरस डक्ट से और बनाता है निप्पल। इस डायग्राम में एक चीज़ ये देखने वाली है कि यहाँ पे पेक्टोरलिस मसल की बात की गई है, जो सपोर्ट कर रहा होता है ब्रेस्ट को। हम देख चुके हैं मेल सेक्स आर्गन, फीमेल सेक्स आर्गन, और फीमेल सेक्स आर्गन इंटीग्रेटेड होता है स्ट्रक्चर वाइज और फंक्शन वाइज मेमोरी ग्लैंड से। तो हमने मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर भी देखा। अब बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, कि ये मेल सेक्स आर्गन गैमेट कैसे बनाते हैं और फीमेल सेक्स आर्गन गैमेट का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। मेल सेक्स आर्गन जो गैमेट बनाते हैं उसको स्पर्म कहते हैं, और स्पर्म के जनरेशन को या स्पर्म के फॉर्मेशन को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है इन केस ऑफ मेल। वहीं फीमेल के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होता है, और ओवम के जनरेशन को oogenesis कहते हैं। ये oogenesis कैसे स्टार्ट होती है, चलिए सीखते हैं गैमेटोजेनेसिस में। हम जानते हैं जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हैं, जो मेल के केस में टेस्टिस होता है और फीमेल के केस में ओवरी होता है, और ये गैमेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब टेस्टिस कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, हम अब जानते हैं, और वहीं ओवरी कौन सा गैमेट प्रोड्यूस करता है, ओवम, ये भी हम जान चुके हैं। जो भी गैमेट प्रोड्यूस करने की फिनोमिना है उसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का जनरेशन। टेस्टिस के अंदर गैमेटोजेनेसिस और मोर करेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस को हम समझते हैं। टेस्टिस के अंदर इमेच्योर मेल जर्म सेल्स, जिनको हम स्पर्मेटोगेनिया कहते हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब बताइए ये जो इमेच्योर मेल जर्म सेल है ये कहाँ होती हैं, चलिए देखते हैं इनको। ये एक स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 के अप्रॉक्स टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होते हैं 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरीके की सेल होती हैं, एक होती है सर्टोली सेल और दूसरी होती है मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो यही स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पे जो है कन्वर्ट होने वाली है स्पर्म में, और ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो मतलब यहाँ की सेल इस स्पर्म में कैसे बदलती है इसी को अभी हम देखने वाले हैं, जो दोनों टेस्टिस के अंदर हो रहा होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में कभी स्टार्ट होता है, प्यूबर्टी यानी अराउंड 13 से 14 साल की एज में। स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल पहले तो मल्टीप्लाई करती हैं और अपने नंबर को इंक्रीज करती हैं, किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, क्योंकि ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही होती है। फिर स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 ही होंगे, क्योंकि ये अभी नॉर्मल डाइप्लॉइड सेल होती है। और जब ये माइटोसिस करके नंबर को इंक्रीज कर लेती है तो फिर इसमें आता है ग्रोथ फेज, और ग्रोथ फेज के बाद ये सेल ग्रो कर जाती हैं और कहलाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कुछ नहीं है, स्पर्मेटोगोनिया ही है जो अपने साइज को ग्रो करा ली है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस में जाती हैं, और हम जानते हैं मियोसिस दो तरीके का होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। हमेशा याद रखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस फर्स्ट कर रही होगी, वहीं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस सेकेंड कर रही होगी। तो हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मियोसिस फर्स्ट देखने वाले हैं। यहाँ पे एक लाइन भी लिखा है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मतलब कुछ स्पर्मेटोगोनिया ही होती हैं जो एक्चुअल में मियोसिस करने जा रही होती हैं। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और मियोटिक डिवीजन को हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मतलब सबसे पहले देखते हैं एक स्पर्मेटोगोनिया थी जो पहले माइटोसिस करके अपने नंबर को बढ़ाई है। नंबर बढ़ गए तो इसमें से कुछ सेल अपने आप को ग्रो करा लेती हैं और कहलाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है कहाँ थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर थी।
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब करता है मियोसिस फर्स्ट, और हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट होता है क्रोमोसोमल डिवीजन, यानी मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम डिवाइड कर गए होंगे और 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा। यहाँ पे अगर क्रोमोसोम 46 थे तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएगा, अब यहाँ पे क्रोमोसोम 23 हो जाएंगे। इसके बाद होगा मियोसिस सेकेंड, लेकिन हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट के बाद जो सेल बनती हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और मियोसिस फर्स्ट जिसमें होता है उसको कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट करने जाती है मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड में 1 से 2 सेल बनेगा तो 2 से 4 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। और मियोसिस सेकेंड एक्चुअल में डीएनए का डिवीजन होता है, तो क्रोमोसोम का नंबर तो सब में 23 ही रहेगा, लेकिन जो डीएनए है वो अब आधा हो गया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डीएनए 2 पिकोग्राम है तो यहाँ पे डीएनए 1 पिकोग्राम हो जाएगा सभी सेल में, और इस तरीके से रिडक्शन डिवीजन होगा। क्योंकि डीएनए का कंटेंट और क्रोमोसोम का कंटेंट आधा हो जा रहा है, इसलिए इस डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हम जानते हैं मियोसिस फर्स्ट के लिए जाएगी, इसके अंदर क्रोमोसोम 46 होंगे, और रिडक्शन डिवीजन करने के बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी। और हमें पता है मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स इन ईच, यानी हर एक सेल में 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जाती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन के लिए और प्रोड्यूस करती है 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, यानी अब यहाँ से यहाँ आने में 4 एक जैसे स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होगा। ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, यानी स्पर्म में, यानी जो ये स्पर्मेटिड होते हैं एक्चुअली में नॉन मोटाइल होते हैं। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म मोटाइल होते हैं, तो नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये स्पर्मियोजेनेसिस 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ये नीट 2022 में पूछा गया, नीट 2018 में पूछा गया। क्या है स्पर्मियोजेनेसिस? नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड का मोटाइल स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफर या ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद एनर्जी के लिए जो स्पर्म का हेड है इम्बिडेड हो जाता है, धंस जाता है सर्टोली सेल में, यानी फिर से देखते हैं टेस्टिस का स्ट्रक्चर। ये है टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसके अंदर होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, इसके अंदर 2 तरीके की सेल, एक सर्टोली और दूसरी मेलजम सेल। मेलजम सेल स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो चुकी है, अब ये आके इम्बिडेड हो जाते हैं इसी सर्टोली सेल में, लेते हैं न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन लेने के बाद रिलीज हो जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यानी यहाँ से बाहर आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन, यानी स्पर्मिएशन कुछ नहीं है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन कहलाता है। ये भी 2 बार पूछा जा चुका है, नीट 2022 और नीट 2018। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर आना स्पर्मिएशन कहलाता है। स्पर्म सबसे पहले सर्टोली सेल में इम्बिडेड हो जाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर रिलीज हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। अब देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है। हमें पता है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे। तो प्यूबर्टी पे ऐसा क्या होता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है? चलिए समझते हैं प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होती है। तो जब प्यूबर्टी आती है तो हमारा हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करता है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोफिन सेल पे, और हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोफिन सेल रिलीज करती है फिर 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जिसका नाम होता है FSH और LH, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये इवेंट कब हो रहा होता है? अप्रॉक्स 13 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये काम करता है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर बना के आपको समझाते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जिनका नंबर 250 होता है, इसके अंदर होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये FSH काम करता है एक्चुअली इसके अंदर जो सर्टोली सेल है इस पे, और सर्टोली सेल से रिलीज करवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, रिलीज करवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो के अलावा जो स्पेस होता है उसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं लेडिक सेल।
लेडिक सेल पे आके काम करता है फिर LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और यहाँ से रिलीज कराता है एंड्रोजन, जो मेल के केस में होता है टेस्टोस्टेरॉन। ये एंड्रोजन बाइंड कर जाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन से, क्योंकि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तो है ही एंड्रोजन से बाइंड करने के लिए, और दोनों मिल के काम कर रहे होते हैं मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया पे, और इस मेल जर्म सेल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्पर्म में। ये इवेंट कब होता है? 13 ईयर सा फेज यानी प्यूबर्टी पे। NCERT की रीडिंग को समझते हैं। Spermatogenesis start at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone. गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्रीज हो जाता है कब? प्यूबर्टी पे। ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, मतलब कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है? हाइपोथैलेमस। इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ काम करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी के गोनेडोट्रोपिन सेल पे, और रिलीज करते हैं दो गोनेडोट्रोपिन जिनका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन यानी LH, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH। अब ये जो LH और FSH नाम है ये एक्चुअली बेटा फीमेल के अकॉर्डिंग लिया गया है, लेकिन दोनों के फंक्शन मेल और फीमेल में लगभग सेम होते हैं, इसलिए वही नाम हम मेल के अंदर भी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। एंड्रोजन जो है स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। वहीं FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पे और स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सम फैक्टर, बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन की, जो हेल्प करता है प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। इसके अलावा समझने वाले हैं इतने के बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है तो स्पर्म के अंदर क्या क्या है इसको देखते हैं, और जो चीज़ें याद करने वाली हैं उनको याद करते हैं। सबसे पहले इस जो स्पर्म है वो किससे किससे मिलकर बना होता है? तो स्पर्म के अंदर होता है हेड, इसके अलावा स्पर्म के अंदर होता है नेक, ये हेड है पूरा का पूरा, फिर आता है नेक, इसके बाद होता है मिडिल पीस, ये पूरा रीजन मिडिल पीस है, और सबसे लास्ट में होता है टेल। टेल किस लिए होता है? मोटिलिटी के लिए। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप्स द होल बॉडी ऑफ स्पर्म, ये अच्छी लाइन है जिसको हमें याद रखना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे स्पर्म को कवर करती है, पूरे स्पर्म को, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल पूरे को कवर कर रही होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा स्पर्म का हेड जो है कंटेन करता है इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, क्योंकि हमें पता है स्पर्म हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी होता है जिसके अंदर क्रोमोसोमल मटेरियल होगी। जो हेड का इंटीरियर पोर्शन है ये कवर होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम से। कई बार यही पूछा जा चुका है कि कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एक्रोसोम। ये होता है कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम एक्रोसोम कह रहे होते हैं। एक्रोसोम के अंदर एंजाइम भरे हुए रहते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब स्पर्म जब ओवम से जाके मिलता है तो ओवम की वॉल को डिसॉल्व करना पड़ता है। ओवम की वॉल डिसॉल्व तब होती है जब उस पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, और ओवम की वॉल को डिसॉल्व करने वाले जो एंजाइम्स हैं ये इसी एक्रोसोम में भरे हुए रहते हैं। मिडिल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये याद रखेंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्पर्म के अंदर? तो मिडिल पीस में होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी सोर्स हैं किसके लिए? स्विमिंग के लिए, जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिससे टेल मूवमेंट कर पाती है और स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए स्विम कर पाता है। अब एक बेसिक डेटा है जिसको समझते हैं। ह्यूमन मेल इजेकुलेट करता है एक बार में 200 से 300 मिलियन स्पर्म। 200 से 300 मिलियन है मतलब कितना? 20 से 30 करोड़ स्पर्म एक बार में इजेकुलेट करता है ह्यूमन मेल। अब इसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए जो लगभग 60% स्पर्म है नॉर्मल सेपेंट साइज के होते हैं, और इस 60% में से 40% स्पर्म ऐसे होते हैं जो वाइगरस मोटिलिटी को शो करते हैं, जो अच्छे से मोटाइल होते हैं। बात करते हैं सीमेन की। क्या होता है सीमेन? सीमेन किससे बनता है? तो स्पर्म सेमाइनल प्लाज्मा के साथ कंबाइंड होकर सीमेन का फॉर्मेशन करता है। मतलब सीमेन में क्या क्या आ जाएगा? सीमेन के अंदर होता है स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा। ये सेमाइनल प्लाज्मा कौन रिलीज करता था? सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इनका जो सिक्रेशन होता है इसको कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। ये लिक्विड सिक्रेशन होता है। इसी लिक्विड के साथ स्पर्म की सेल मिल जाती हैं और कहलाती हैं सीमेन। यानी जो डिस्चार्ज होता है वो एक्चुअली में सीमेन होता है, ना कि स्पर्म होता है। मेल के बारे में पूरा देख चुके हैं। मेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन क्या होता है। अब हम सीखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट।
फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन थोड़ा सा टिपिकल है, इसको सीखना थोड़ा सा कठिन है, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। फिर समझते हैं क्या है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, यानी ओवम का जनरेशन ही क्या है, फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन, और ओवम का जनरेशन है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, oogenesis। अब ये जो oogenesis है स्टार्ट हो जाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पे, मतलब जो लड़की है उसके अंदर फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और ये लड़की जब एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहती है अपने, मतलब उसकी अभी बर्थ नहीं हुई है, तभी से ही फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यानी oogenesis स्टार्ट हो जाता है। उस छोटी सी बच्ची जो अभी एम्ब्रियो है उसके हर एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन मतलब 2 मिलियन के अप्रॉक्स गैमेट मदर सेल यानी oogonia होते हैं। ये वही oogonia है जो ओवम में कन्वर्ट होने वाले होंगे। ईच फीटल ओवरी मतलब जो फीटस है उसके हर एक ओवरी में लगभग 2 मिलियन oogonia होते हैं जो ओवम बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, मतलब बच्चे के जन्म लेने के बाद अब कोई भी oogonia उसके अंदर नहीं बनेगी। जितनी भी oogonia का फॉर्मेशन है वो oogonia बर्थ से पहले ही बन जाती हैं। अब ये oogonia की सेल बर्थ से पहले बनी है तो डिवीजन भी इनमें बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ये सेल डिवीजन स्टार्ट कर देती हैं और इंटर करती हैं प्रोफेज फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो मियोसिस टाइप का है, इसमें प्रोफेज फर्स्ट में ये आके अरेस्ट हो जाती है और इनको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। मतलब क्या है कि सबसे पहले ये जो oogonia है ओवरी के अंदर होगी, जिसका नंबर कितना होगा 2 मिलियन हर एक ओवरी में। ये oogonia मियोसिस स्टार्ट करेगी लेकिन आके अरेस्ट हो जाएगी किस में, प्रोफेज फर्स्ट में, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में आके अरेस्ट हो जाएगी और इसको हम कहने लगेंगे अब प्राइमरी oocyte। इसके पहले क्या कह रहे थे, oogonia हो गई है प्राइमरी oocyte। ये oogonia के ऊपर नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल आके इकट्ठा होने लगती हैं। ये सब बातें जन्म के पहले की है और इसको हम कहने लगते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ईच प्राइमरी oocyte देन गेट सराउंडेड बाई अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड इज कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल। इनको प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं और ये जन्म से पहले की बात है। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। अब लड़की का बर्थ होता है और बर्थ से लेके प्यूबर्टी के बीच बहुत ज़्यादा फॉलिकल्स डीजनरेट हो जाते हैं। पहले कितने थे, 2 मिलियन मतलब 20 लाख, और अब जब 13 साल की एज होगी, जब प्यूबर्टी होगी, तो हर एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार ही प्राइमरी फॉलिकल बचे रहेंगे, यानी बाकी के फॉलिकल्स डीजनरेट कर जाते हैं। तो वहाँ एनसीईआरटी लिखती है अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल्स डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के बाद हर एक ओवरी में, ईच ओवरी है, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ईच है ना कि बहुत है, हर एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार प्राइमरी फॉलिकल बचे रहते हैं। अब ये प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड हो जाते हैं मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल से और एक लेयर आ जाती है थीका। अब इसको हम कहने लगते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। प्यूबर्टी के बाद अब यही प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होता है सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद डेवलप होता है टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के बाद बनाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये सब बेटा जितने भी इवेंट्स हैं ये हार्मोनल एक्शन से होते हैं और इनके लिए जो हार्मोन्स है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो प्यूबर्टी पे रिलीज होता है, जो आपको पहले मैं समझा चुका हूँ। तो ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से निकला हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करा रहा होगा। ये डेवलपमेंट कैसे होते हैं समझते हैं। प्राइमरी फॉलिकल का सेकेंडरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल का टर्सरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल का फर्दर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो डेवलपमेंट है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के एक हार्मोन FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से होता है। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टर्सरी मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रही होती हैं ओवरी के अंदर बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कॉल्ड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। प्राइमरी फॉलिकल के पास क्या क्या होता है, दो चीज़ें, पहला प्राइमरी oocyte और इसके साथ कुछ ग्रेनुलोसा की सेल्स, ये दोनों आपस में मिलकर बनाती हैं प्राइमरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में नया क्या जाता है देखते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल जब सेकेंडरी फॉलिकल बनने जाती है तो प्राइमरी oocyte होगा, जो पहले से ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी वो भी होंगी।
अब नया क्या होगा, ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर और इंक्रीज कर जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स और बढ़ जाएंगी। इसके साथ क्या होगा, एक नई लेयर आ जाती है जिसको हम कहते हैं थीका। और थीका लेयर आने के बाद अब ये जो फॉलिकल है कहलाने लगेगा सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल भी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन सीक्रेट जो है वो ग्रेनुलोसा सेल से होता है। सेकेंडरी फॉलिकल भी एस्ट्रोजन सीक्रेट कर रहा होगा, लेकिन ये ज़्यादा एस्ट्रोजन सीक्रेट करेगा। इसका रीजन क्या है, ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या होता है, पुराना जो पहले से था वो तो रहेगा ही, जैसे कि प्राइमरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल्स, बढ़ी हुई ग्रेनुलोसा सेल्स। इसके बाद ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और जो थीका वाली लेयर थी वो अब 2 लेयर्स में डिपॉजिट हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। आउटर जो होती है उसको हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और जो अंदर के साइड होती है उसको कहते हैं थीका इंटरना। थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के बीच में जो फ्लूइड भरता है उसको हम कहते हैं एंट्रम। इस फ्लूइड फील्ड कैविटी का नाम होता है एंट्रम। ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इससे अब एस्ट्रोजन का सिक्रेशन पहले से और ज़्यादा हो गया होगा, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर और ज़्यादा हो गए हैं। तो कुल मिला जुला के टर्सरी फॉलिकल के अंदर अगर हम जानना चाहें तो सेकेंडरी फॉलिकल से ज़्यादा ग्रेनुलोसा सेल्स होंगे, थीका लेयर डिवाइडेड होगी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में, प्राइमरी oocyte तो होंगे ही होंगे, और इसके साथ फ्लूइड फील्ड कैविटी हो जाएगी जिसका नाम होगा एंट्रम। यह टर्सरी फॉलिकल कन्वर्ट होती है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। अब इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल की पहचान क्या है, इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर जो ये प्राइमरी oocyte था ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करता है और बनाता है फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि सबसे पहली बार बनी है, और सेकेंडरी oocyte। तो जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा उसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte, ग्रेनुलोसा सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स, इसके साथ होगी थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, फ्लूइड फील्ड कैविटी जिसको एंट्रम कहेंगे, और ग्रेनुलोसा सेल्स के नंबर बढ़ गए होंगे। तो सिंपल सी बात है, जब टर्सरी फॉलिकल मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती है तो इसको समझने का बस एक ही तरीका है कि इसके अंदर होता है प्राइमरी oocyte, इसके अंदर होता है सेकेंडरी oocyte। आते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग को और समझते हैं। प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड न्यू थीका एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। यानी प्राइमरी फॉलिकल के ऊपर ग्रेनुलोसा सेल्स का नंबर बढ़ जाता है और एक थीका वाली लेयर आ जाती है, इसको हम सेकेंडरी फॉलिकल कहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म हो जाती है टर्सरी फॉलिकल में। टर्सरी फॉलिकल के पास फ्लूइड फील्ड कैविटी होती है जिसको एंट्रम कहते हैं। इसके साथ ही थीका लेयर डिवाइड हो जाती है इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये बात जानना कि प्राइमरी oocyte जो प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल के बाद अब टर्सरी फॉलिकल में भी था, डिवीजन स्टार्ट करता है और अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करता है, यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है और बनाता है हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। इसके साथ बनाता है टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी का फंक्शन अननोन नहीं है, तो हम ये समझ के चलते हैं कि ये डिजनरेट हो जाता है। सेकेंडरी oocyte रिटेन करता है बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट जो प्राइमरी oocyte का होता है, और इसके साथ इसके ऊपर जो ग्रेनुलोसा सेल्स होती हैं वो रहती हैं और कहलाता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। सेकेंडरी oocyte जो कि ग्राफियन फॉलिकल के अंदर है फॉर्म करता है मेम्ब्रेन ऑफ जोना पेलुसिडा। मतलब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल था, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte था। यह सेकेंडरी oocyte अपने ऊपर एक लेयर का डिपोजिशन कराता है और इस लेयर का नाम होता है जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा लेयर कौन डिपॉजिट कराता है? सेकेंडरी oocyte। फर्दर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है क्योंकि इसके ऊपर काम करता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। कब काम करता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, और ओवल्यूशन की प्रोसेस होती है। ये वाला जो पोर्शन है बाहर रिलीज हो जाता है, इसको कहते हैं ओवम, और ये जो पूरा रिमेनिंग बचा हुआ पोर्शन है इसको कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। डिफरेंस देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। स्पर्मेटोगोनिया सबसे पहले माइटोसिस करती हैं, डिफ्रेंसिएशन करती हैं, नंबर को इंक्रीज करती हैं। उनकी कुछ सेल्स जाती हैं
मियोसिस में, जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, सबसे पहले होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, जिसको क्रोमोसोमल डिवीजन भी कहते हैं, और यहाँ से यहाँ क्रोमोसोम्स के नंबर आधे हो जाते हैं। यहाँ पे हम समझ भी पा रहे हैं, क्रोमोसोमल डिवीजन होता है और क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाते हैं। फिर होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिसमें हम जानते हैं डीएनए डिवीजन होता है, और यहाँ से यहाँ जब आ रहे होंगे, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होते हैं तो डीएनए का डिवीजन होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम ही रहते हैं। स्पर्मेटिड्स डिफ्रेंसिएशन से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, जो हम देख चुके हैं। समझते हैं फीमेल के अंदर ओवम के फॉर्मेशन को। oogonia जो 2 मिलियन होती हैं हर एक ओवरी में, सबसे पहले माइटोसिस करती हैं, डिफ्रेंसिएशन करती हैं और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की जगह प्राइमरी oocyte बनाती हैं, क्योंकि फीमेल का केस है। अब प्राइमरी oocyte पहला मियोसिस कंप्लीट करता है ओवल्यूशन के पहले और बनाता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में सेकेंड मियोसिस होता है और ओवम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोसिस तभी होता है जब फर्टिलाइजेशन हो गया होता है, और ये नीट में 3 बार पूछा जा चुका है। यानी फीमेल के एग सेल में मियोसिस तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक एग सेल फर्टिलाइज नहीं होगी। यानी एक फीमेल के अंदर उसके ओवम में मियोसिस उतनी बार ही कंप्लीट होती है जितनी बार वो कंप्लीट फर्टिलाइज्ड होती है, यानी प्रेग्नेंट होती है। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल? रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर। कौन होते हैं फीमेल प्राइमेट? मंकी होते हैं, एप होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं। और इस रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन आती है उसको हम मीनार्की कहते हैं, जो प्यूबर्टी के पास आती है। ह्यूमन फीमेल के अंदर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है 28 से 29 दिन पे, और एक साइकिल से लेकर दूसरे साइकिल के बीच के जो इवेंट होते हैं उनको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ओवम रिलीज होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ओवल्यूशन, और ये ओवल्यूशन कब होता है? मिडिल डेज में होता है, मतलब 28 दिन के अगर पीरियड्स हैं तो उसमें 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। साइकिल स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से, जो कि 3 से 5 दिन चलता है, और इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। इस मेंस्ट्रुअल फ्लो का रीजन होता है ब्रेकडाउन ऑफ इंडोमेट्रियम लाइनिंग। इंडोमेट्रियम लाइनिंग टूटती है यूटेरस की, और ब्लड वेसल भी इसके साथ टूट रही होती है। मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब जो रिलीज एग है वो फर्टिलाइज नहीं है, यानी ओवल्यूशन हो चुका है, एग का फॉर्मेशन हो चुका है, एग फैलोपियन ट्यूब में आके वेट भी कर रहा है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो लास्ट में मेंस्ट्रुअल फेज आएगा और मेंस्ट्रुएशन होगा, जो 3 से 5 दिन तक चलता है। मेंस्ट्रुअल या ब्लीडिंग फेज के बाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ से फॉलिकुलर फेज, और फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल ग्रो कर रहे होते हैं ओवरी के अंदर और कन्वर्ट होते हैं फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। इसके साथ ही साथ ओवरी के अंदर जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करते हैं उसके साथ ही ये रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन, जो मैं आपको बताया था, और ये एस्ट्रोजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाता है कहाँ? यूटेरस के अंदर, और यूटेरस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग को ग्रो करा रहा होता है। तो फॉलिकुलर फेज में 2 चीज़ें होती हैं, इंडोमेट्रियम लाइनिंग ग्रो भी करती हैं और दूसरा फॉलिकल्स का डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। दोनों काम एक ही साथ हो रहा होता है। सिक्रीशन ऑफ गोनेडोट्रोपिन LH एंड FSH इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। मतलब जब फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है उस टाइम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, लेकिन NCERT के डायग्राम से ऐसा नहीं लगता है। जब फॉलिकुलर फेज होता है तो उस टाइम पे देखिए प्रोजेस्टेरॉन लगभग कांस्टेंट है और एस्ट्रोजन बढ़ रहा होता है। इसके साथ अगर बात करेंगे LH और FSH की तो FSH डिक्रीज हो रहा होता है और LH लगभग कांस्टेंट रहता है, लेकिन NCERT लिखती है कि ये पिट्यूटरी से निकले हार्मोन LH और FSH ग्रेजुअली बढ़ रहे होते हैं, जो कि गलत बात है, डायग्राम से ऐसा नहीं लगता है। जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन, जो मैं आपको बता चुका, और यही एस्ट्रोजन एक्चुअली में रीजनरेट कर रहा होता है इंडोमेट्रियम को। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन मिडिल ऑफ द साइकिल अबाउट 14th डे। मतलब 14वें दिन LH और FSH का लेवल सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद रैपिड सिक्रेशन होता है LH का, और मिड साइकिल में LH अपने मैक्सिमम सिक्रेशन को अटेंड करता है, जिसको हम LH सर्ज कहते हैं, और यही LH सर्ज रप्चर कर देता है, तोड़ देता है ग्राफियन फॉलिकल को, किसमें?
ओवम में और कार्पस ल्यूटियम में। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवल्यूशन, यानी ओवल्यूशन एक पिट्यूटरी हार्मोन LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के द्वारा होता है। ओवुलेटरी फेज के बाद आता है ल्यूटियल फेज, जिसमें रिमेनिंग पार्ट ग्राफियन फॉलिकल का ट्रांसफॉर्म हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। अब ये कार्पस ल्यूटियम क्या है? कार्पस ल्यूटियम वो बचा हुआ पार्ट है जिसके अंदर थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, उसके बाद इंट्रम वाली फ्लूइड फील्ड कैविटी होगी, साथ ही साथ नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स होंगी। ये कहलाती हैं कार्पस ल्यूटियम। मतलब सेकेंडरी oocyte को मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकाल दो तो जो पोर्शन बचा हुआ रह जाएगा उसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम टेम्पोरेरी इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करती है क्योंकि ये हार्मोन को सिक्रिएट करती हैं। इनमें से 4 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा होता है जो इंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मेंटेन करता है। क्या है इंडोमेट्रियम की लाइनिंग का मेंटेनेंस? एक्चुअली में एस्ट्रोजन जो कि ओवरियन हार्मोन है, ओवरी से निकलता है, ये ग्रोथ तो करा देता है इंडोमेट्रियम लाइनिंग को यूटेरस के अंदर, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की ज़रूरत होती है और ये कार्पस ल्यूटियम सिक्रिएट करता है जो जाके इंडोमेट्रियम को मेंटेन किया रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन का बनाना बंद कर देता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग से सपोर्ट हटता है और इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होने लगती हैं जिससे मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other event of pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. जब प्रेगनेंसी होगी तो उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, बनाता है कार्पस एल्बिकेंस और दिस कॉज डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। और जैसे ही ये डिजनरेट होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट नहीं करेगा, इंडोमेट्रियम का सपोर्ट हट जाएगा और जब इंडोमेट्रियम का सपोर्ट हट जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम अपना डिजनरेट होकर इंडोमेट्रियम का सपोर्ट हटा लिया, इंडोमेट्रियम ब्रेक डाउन होगी और मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो फीमेल्स के अंदर 50 ईयर्स एज पे रुक जाती है और इसको हम मेनोपॉज कह रहे होते हैं। ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होगा और इंडोमेट्रियम का सपोर्ट हट जाएगा, डिसइंटीग्रेशन होगा इंडोमेट्रियम का, नीट 2023 में पूछा जा चुका है। बात करते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन की। मतलब इंसेमिनेशन से मेल गैमेट को फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद मेल गैमेट यानी स्पर्म स्विम करके जाते हैं एम्पुलरी रीजन में जो फैलोपियन ट्यूब में होता है और वहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट माइटोसिस करके ब्लास्टोसिस्ट बनाता है और ये ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल में आके इम्प्लांट हो जाते हैं जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो समझते हैं फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ड्यूरिंग कपुलेशन यानी क्वाइटस, सीमेन रिलीज कर दिया जाता है पेनिस से इनटू द वजाइना और इस प्रोसेस को कहते हैं इंसेमिनेशन। अब जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, हमें पता है कि 60% स्पर्म हेल्दी होते हैं, उसमें से 40% मोटाइल होते हैं। वो स्विम करते हैं और स्विम करके पहले सर्विक्स को पास करते हैं और यूटेरस से होते हुए फाइनली पहुंच जाते हैं एम्पुलरी रीजन में। किसके एम्पुलरी रीजन में? फैलोपियन ट्यूब के। और वहाँ पे ओवम भी जो ओवरी से रिलीज हुआ रहता है आ गया होता है एम्पुलरी रीजन में और एम्पुलरी रीजन के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है। अब नीट फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन आया, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। मतलब फर्टिलाइजेशन केवल तभी होता है जब फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में एक ही साथ स्पर्म भी पहुंचे और सेम टाइम पे ओवम भी पहुंचे, मतलब दोनों कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। इसीलिए जो फर्टिलाइजिंग टाइमिंग होती है उसको हम 10 से 17 दिन का काउंट करते हैं क्योंकि 14वें दिन ओवल्यूशन होता है और 14वें दिन ओवल्यूशन के बाद 14 से 15वें दिन ओवम वहाँ पे आके वेट कर रहा होगा और उस दौरान अगर कपुलेशन होता है तो स्पर्म को फर्टिलाइज करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। बहुत बेसिक सी बात है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होता है, यानी मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवम का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन होगा। इस फर्टिलाइजेशन में स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। कॉन्टेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम। ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर पे आके
स्पर्म ऐसे लग जाते हैं और स्पर्म के हेड में जो एक्रोसोम होता है वही डिजोल्व करता है इस मेम्ब्रेन को, और इस मेम्ब्रेन को इस लायक बना देता है ताकि ये इंश्योर कर पाए कि अब इस स्पर्म के अलावा किसी और स्पर्म की एंट्री इस ओवम के अंदर नहीं होने वाली है। And induces changes in the membrane that block the entry of additional sperms. Thus, it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. और ये इंश्योर करता है कि केवल एक ही स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा। तो इसमें किसका पार्टिसिपेशन है? जोना पेलुसिडा लेयर का। सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। यानी जो एक्रोसोम का सिक्रीशन होता है वही हेल्प करता है स्पर्म को साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में एंट्री करने के लिए। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। अब देख रहे हो, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है और स्पर्म इंटर करने लगता है ओवम में, तब जाके ओवम के अंदर मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, यानी जो मियोसिस सेकंड चल रही होती है कंप्लीट होती है। और ये नीट में 3 बार पूछा जा चुका है। AIPMT जब होता था 2015 में तब भी ये क्वेश्चन आया था, नीट 2020, नीट 2019 में पूछा जा चुका है कि मियोसिस सेकंड तभी कंप्लीट होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन अनइक्वल डिवीजन होता है जो सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है, और अब हेप्लॉइड ओवम का फॉर्मेशन होता है जिसको हम ओटिड कहते हैं, यहां पे याद रखेंगे। हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म और हेप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द ओवम आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट, जिसकी पोलैरिटी होती है 2n। मतलब n और n मिलके बनाते हैं 2n। बाकी ये सेक्स डिटर्मिनेशन है जो आप पहले से जानते हैं, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे और अगले चैप्टर जेनेटिक्स में भी ये सिखाया जाएगा। जैसे जाइगोट बन जाता है, जाइगोट स्टार्ट कर देता है माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद ये बनाता है ब्लास्टोमियस। ब्लास्टोमियस क्या है? वो सेल जो जाइगोट से बन के आए हैं। जाइगोट के माइटोसिस से जो सेल बनते हैं उनको हम ब्लास्टोमियस कहते हैं, और जो जाइगोट में माइटोसिस होती है उसको एक्चुअली में हम क्लीवेज कह रहे होते हैं। ये क्लीवेज कहाँ चलती है? ये क्लीवेज चल रही होती है इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जब ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहा होता है। तो सबसे पहले 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 डॉटर सेल्स बनेंगी। इनको कहते हैं ब्लास्टोमियस। इम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से 16 ब्लास्टोमियस होते हैं उनको हम मोरुला कहते हैं। मतलब वो छोटा सा इम्ब्रियो जिसके अंदर सेल का नंबर 8 से 16 है, और ये 8 से 16 सेल्स का नाम क्या है? ब्लास्टोमियस, और इसको हम कहते हैं मोरुला। मोरुला और डिवाइड करता है और डिवीजन के बाद बनाता है ब्लास्टोसिस्ट। मतलब मोरुला डिवाइड करेगा, सेल का नंबर बढ़ेगा, और सेल के नंबर बढ़ने के बाद अब मोरुला को कहा जाने लगेगा ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मूव करता है यूटेरस में, और ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं अब ये 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहले जाइगोट था जिसकी पोलैरिटी है 2n है जाइगोट। स्टार्ट किया माइटोसिस, और माइटोसिस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज कहते हैं इन केस ऑफ जाइगोटिक माइटोसिस। नंबर बढ़ता है, पहले बनते हैं 2, 2 से बनते हैं 4, 4 से बनते हैं 8, और 8 से लेके 16 सेल के बीच में कुछ भी होगा, जैसे 9 सेल का है, 10 सेल का है, 11 सेल का है, ये इकट्ठा जब हो जाते हैं तो इनको कहते हैं मोरुला। मोरुला के अंदर सेल का नंबर फिर से बढ़ता है, सेल डिवीजन और होता है, और बना लेते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है क्या? कुछ नहीं, ब्लास्टोमेयर्स है, यानी सेल्स हैं जो जाइगोट के डिवीजन के बाद आए हैं। अब ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमेयर्स होते हैं ये रीअरेंज होने लगते हैं 2 वॉल में, 2 रीजन्स में, जो बाहर बाहर ऐसे रीअरेंज होते हैं। इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है? ब्लास्टोमेयर्स ही होते हैं, और अंदर जो है इनर सेल मास बन जाता है। तो 2 चीज़ें होती हैं। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यूटेरस में जाके इम्प्लांट में पार्टिसिपेट करता है, ये इसी से इम्प्लांटेशन होता है, और ये जो इनर सेल मास है यही डिवाइड करता है और इम्ब्रियो बनाता है, जिससे इक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए समझते हैं। मोरुला कंटिन्यू टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बनाता है एज इट मूव
फर्दर इनटू द यूटेरस, जो यूटेरस में मूव कर रहे होते हैं। ब्लास्टोमियर्स जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर हैं अरेंज हो जाते हैं इन एन आउटर लेयर जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होती है जिसका नाम होता है इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हो जाती है इंडोमेट्रियम किसके, यूटेरस के, और इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होता है इम्ब्रियो में। इस अटैचमेंट के बाद यूटेरस की जो सेल हैं डिवाइड करती हैं और कवर कर लेती हैं ब्लास्टोसिस्ट को, मतलब ये यूटेरस की जो सेल होती हैं डिवीजन शो करेंगी और ब्लास्टोसिस्ट को अपने अंदर ऐसे कवर कर लेती हैं। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, और इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं जिसके बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब क्या है प्रेगनेंसी और क्या है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समझते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे, यानी यही ट्रोफोब्लास्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, और सराउंड हो जाते हैं यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से। कोरियोनिक विलाई जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बना था और यूटेरस का टिश्यू आपस में जुड़ जाते हैं और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट डेवलप करते हैं इम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। अब प्लेसेंटा के फंक्शन क्या होते हैं। प्लेसेंटा ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन की सप्लाई करती है किसको, इम्ब्रियो को, और इम्ब्रियो से कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी यानी वेस्ट मटेरियल रिमूव कर रही होती है। प्लेसेंटा इम्ब्रियो से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है बल्कि अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होती है। प्लेसेंटा ये होती है अम्बिलिकल कॉर्ड और ये होता है इम्ब्रियो, यहाँ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा मदर से कनेक्ट होगी किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। प्लेसेंटा इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करती है, और ये प्लेसेंटा हमेशा तो रहेगी नहीं, जब तक रहेगी तब तक इंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे काम करेगी, इसलिए इसको हम टेम्पोरेरी इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और ये रिलीज करती है कुछ हार्मोन्स जैसे कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये नीट में 3 बार पूछा जा चुका है। इसके साथ लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी में हार्मोन रिलीज होता है रिलैक्सिन जो कि ओवरी से होता है, और ये नीट 2021 में आया था कि इन लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी अ हार्मोन कॉल्ड रिलैक्सिन इज रिलीज्ड बाय ओवरी। अब आपको याद रखने वाली बात यह है कि HCG, HPL और रिलैक्सिन ये दोनों प्लेसेंटा से निकले और ये ओवरी से निकले। ये तभी निकलते हैं जब वीमेन प्रेग्नेंट होती है, इसके अलावा ये उसके लाइफ साइकिल में हार्मोन्स नहीं बनते हैं। प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन जिनका लेवल बढ़ जाता है वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, जिससे वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हार्मोन की 3 चीज़ें आपको याद रखना होगा। पहला, प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन कौन है। दूसरी बात, रिलैक्सिन कहाँ से निकलता है। तीसरी बात, कौन हार्मोन है जो केवल प्रेगनेंसी में ही निकलते हैं। और चौथी बात, कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान इनका अमाउंट बढ़ जाता है। अब इम्प्लांटेशन के तुरंत बाद इनर सेल मास यानी कि इम्ब्रियो डिफ्रेंशिएट हो जाता है आउटर लेयर इक्टोडम में और इनर लेयर इंडोडम में। इन दोनों के बीच मीजोडम का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और ये तीनों लेयर्स आपस में मिल के हमारे बॉडी के सभी टिश्यूज और आर्गन को बना रही होती हैं। अब एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इनर सेल मास के पास कुछ सेल ऐसी होती हैं जो हमारे बॉडी के किसी भी टिश्यू और आर्गन को जनरेट कर सकती हैं, और उन सेल का नाम होता है स्टेम सेल। ह्यूमन के अंदर 1 महीने की अगर प्रेगनेंसी है, ह्यूमन फीमेल के अंदर 1 महीने की प्रेगनेंसी है, तो उस टाइम पे इम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है और उसके हार्ट बीट को हम स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं। दूसरे महीने के अंत में उस फीटस के अंदर लिम्स और डिजिट्स बन जाते हैं, हाथ पैर और उनकी उंगलियों का फॉर्मेशन हो जाता है। और 3 महीने के बाद, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद, मेजर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे लिम्ब और एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन। ये पूछा जा चुका है। एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन का फॉर्मेशन तीसरे महीने में होता है, यानी तीसरे महीने में ही हम ये समझ पाते हैं कि मेल है या फीमेल है। पहली बार मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट और बॉडी पे और सर पे हेयर का आना शुरू होता है 5वें महीने में। इसके साथ 6वें महीने के लास्ट में बॉडी के ऊपर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलैशेस बन जाते हैं, और 9 महीने के लास्ट में जो फीटस है पूरा ग्रो कर जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी होता है। सबसे लास्ट में देखते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। क्या है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इसको हम समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज कॉल्ड पार्चुरेशन। मतलब
फीटस की डिलीवरी का जो प्रोसेस है उसको पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन इंड्यूस होता है न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म से, मतलब ये न्यूरल भी होता है और हार्मोनल भी होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप फीटस एंड प्लेसेंटा, मतलब डिलीवरी होनी है, इसके सिग्नल कहाँ से आते हैं? जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है वहाँ से, और दूसरा प्लेसेंटा से। इस टाइम पे यूटेरस में पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जिसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये ट्रिगर कर देता है रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। कहाँ से? मैटरनल पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है, और फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो कि फुली डेवलप फीटस और प्लेसेंटा से आता है ट्रिगर करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीटोसिन मायोमेट्रियम पे काम करती है जो कि यूटेरस की मसल है, और स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करती है, जिसकी वजह से और ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होते हैं, और ऑक्सीटोसिन और मिलके स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे एक्सपल्शन ऑफ बेबी होता है और पार्चुरेशन होता है। मेमरी ग्लैंड फीमेल के अंदर डिफ्रेंशिएशन करती है प्रेगनेंसी के दौरान, और मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है जब प्रेगनेंसी एंड हो रही होती है, और मिल्क का प्रोडक्शन जो है उसको हम लैक्टेशन कहते हैं। हमें पता है मदर्स के जो इनिशियल डेज के मिल्क होते हैं उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसके अंदर एंटीबॉडी होती है जो चाइल्ड को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और कोलेस्ट्रम के अंदर जो एंटीबॉडी होती है उसको हम कहते हैं IgA। तो होप करते हैं आपको चैप्टर ये पूरा समझ में आया होगा। ये वन शॉर्ट चैप्टर था, तो इसमें मेरी कोशिश थी कि NCERT के सभी लाइंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं कवर करें। इसके साथ ही आप देखे होंगे कि मैक्सिमम लाइंस हाईलाइटेड हैं, क्योंकि ये एक छोटा सा चैप्टर है जो NCERT में गिवन है, और मैक्सिमम लाइन से क्वेश्चन बन चुका है। जिन लाइन से क्वेश्चन नहीं बना है उनसे क्वेश्चन बनने के हाईली चांसेस हैं। आगे के चैप्टर में ऐसा नहीं हो रहा होगा, उनमें सभी लाइनें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी लाइनें क्वेश्चन के फॉर्म में है। तो आप यहाँ तक आए हैं तो आप अपने जर्नी को लेके मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सीरियस है, और इस सीरियसनेस को आगे भी कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। अच्छे से सीखते रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर के अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।